गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका 6 चैप्टर जो है डिटर्मिनेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और आउटपुट क्या होता है, ठीक है। इसमें जो है कोई भी डिफरेंस नहीं होता इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट में। तो अकॉर्डिंगली इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम implies equilibrium level of output is as well as equilibrium level of employment। ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो equilibrium level of income is equal to equilibrium level of output या equilibrium level of employment जो है इक्वल होती हैं। तो रीज़न क्या होता है इसका? रीज़न इज दैट आउटपुट रेफर्स टू द वैल्यू एडिशन एंड द वैल्यू एडिड एंड इनकम जनरेटेड इन द इकोनॉमी। देखो कि आपका प्रोडक्शन होएगा, प्रोडक्शन के साथ ही आपकी इनकम जनरेट होएगी इकोनॉमी में, ठीक है। तो इसलिए कोई इसमें कोई फ़र्क नहीं है कि आपकी इनकम और आउटपुट जो है वो क्या, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। एंड आउटपुट इंक्रीजेज व्हेन एम्प्लॉयमेंट या रिसोर्सेज इज इंक्रीज्ड और व्हेन सम न्यू टेक्नोलॉजी इज इंट्रोड्यूस। केन्जियंस एज्यूम्स दैट टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। जो केन्स है वो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो कांस्टेंट रहती है। तो इसी के अनुसार जो है अकॉर्डिंगली आउटपुट राइजेज प्रोपोर्शनेट टू एम्प्लॉयमेंट। ये जो है जो आउटपुट जो अगर राइज करता है तो प्रोपोर्शन में करता है, ठीक है। इन अदर वर्ड लेवल ऑफ आउटपुट कैन बी आइडेंटिफाइड विद द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। तो इसलिए ये तीनों जो हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड जो है, एग्रीगेट सप्लाई जो है वो एक दूसरे की इक्वल होती है और आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे की इक्वल होती है, ठीक है। ये जो आपका एग्रीगेट सप्लाई है, एग्रीगेट सप्लाई जो है वो आपका इनकम के इक्वल होता है और इनकम जो है वो कंजम्पशन और सेविंग के इक्वल होती है, ठीक है ना। आपकी एग्रीगेट सप्लाई जो है वो किसके इक्वल होती है, इनकम के इक्वल होती है। और इनकम किसके इक्वल होती है, कंजम्पशन प्लस आपकी सेविंग के। तो एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल होता है, ये आपका कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के इक्वल होता है, ठीक है। तो इससे जो है हमारा, अगर आप कंजम्पशन और सेविंग की बात करें तो ये एग्रीगेट सप्लाई होता है, और कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये एग्रीगेट डिमांड होता है, ठीक है। तो सिंस सी इज़ द कॉमन फैक्टर इन द इक्वेशन, सी इज़ द कॉमन फैक्टर, कंजम्पशन जो है वो कॉमन फैक्टर है। तो वी कैन से दैट इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक वेयर सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। ये वहाँ होता है जहाँ सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है। तो आपका एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड जो है वो एक वो अप्रोच है, और सेविंग और इक्वल आपकी इन्वेस्टमेंट अप्रोच है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड अप्रोच पढ़ेंगे। इसमें जो है आपका जो है अकॉर्डिंगली टू द क्लासिकल स्कूल इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इज स्ट्रक व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। ये जब दोनों इक्वल होते हैं तभी है। और व्हेन सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, और सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है। तो एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, इक्विलिब्रियम बिटवीन एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड ऑलवेज कॉरेस्पॉन्डेंट टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। ये हमेशा क्या करता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट को इकोनॉमी में हमेशा दिखाता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट अगर आपकी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो इक्वल है। तो इसे कंक्लूजन ये निकलता है कि जो सेज लॉज ऑफ द मार्केट है एक ये, एंड सेकंड है कि इट इज़ बेस्ड ऑन द वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें देखेंगे सेज लॉ होता क्या है। सेज लॉ का मतलब है, जो प्रोफेसर सेज है उन्होंने बोला है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट से उन्होंने, उनकी ओपिनियन थी कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, कि जितनी सप्लाई होगी उसकी डिमांड जो है अपने आप क्रिएट हो जाती है। हैंस सप्लाई एंड डिमांड आर बॉर्न टू बी इक्वल इन द इकोनॉमी, ठीक है। लेट्स गेट बैक टू द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज व्हेन गुड्स आर एक्सचेंज टू द गुड्स फॉर गुड्स। आपने पता है बार्टर सिस्टम क्या होता है। तो मिस्टर हरभजन जो थे वुड बी विलिंग टू सेल वन कमोडिटी ओनली व्हेन ही वाज रेडी टू बाय द अदर कमोडिटी टू इन एक्सचेंज। वो एक जो कमोडिटी थी सेल करने के लिए इसलिए राजी हो जाते थे, तैयार हो जाते थे कि उनको दूसरी कमोडिटी जो है वो क्या करनी है, एक्सचेंज करनी है। हैंस द वैल्यू ऑफ सेल शुड बी इक्वल इन द वैल्यू ऑफ परचेज, कि दोनों की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेल? वैल्यू ऑफ सेल क्या होती है? इट रेफर्स टू आउटवर्ड ऑफ वैल्यू एंड आउट वैल्यू एडिड और इनकम जनरेटेड, की जिससे जो इनकम जनरेट हो रही है। और वैल्यू ऑफ परचेज क्या है आपकी, कि जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं उसके बदले हमें कोई चीज़ देनी है, तो वो सप्लाई और डिमांड जो है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जो है एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और वेज फ्लेक्सिबिलिटी प्राइस क्या है, वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? ये जो आपके क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे ये विश्वास करते थे परफेक्ट वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी में।
इसका मतलब है कि इंक्रीज और डिक्रीज इन वेज रेट डिपेंड्स ऑन द फोर्सेज ऑफ अ सप्लाई एंड डिमांड इन द लेबर मार्केट। की जो है आपकी वेज रेट जो है किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, सप्लाई एंड डिमांड इन द लेबर मार्केट की, ठीक है ना। एंड इन देयर ओपिनियन इन सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अगर अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है व्हेन सप्लाई ऑफ लेबर इज ग्रेटर देन डिमांड, ठीक है, G1, देन प्राइस ऑफ लेबर मस्ट कम डाउन इन अ फ्री इकोनॉमी, कि जब जो है सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो ग्रेटर होती है, ज़्यादा होती है डिमांड जितनी लेबर की है, तो हमारी जो है क्या होती है, प्राइस ऑफ लेबर क्या होती है, मस्ट कम डाउन, कम हो जाती है, ठीक है ना, फ्री इकोनॉमी में। तो ऐसे है वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे डिमांड होगी वैसे आपकी वेज होंगी, वेज प्राइस होंगी। और मनी वेज और रियल वेज क्या होते हैं, मनी वेज क्या होता है कि इट रेफर्स टू द वेज दैट वर्कर्स गेट इन टर्म्स ऑफ मनी, कि हमें जो है पैसों के तौर पर जो भी वेज रेट मिलते हैं वो आपका मनी वेज है, ठीक है। कि जैसे आपको 800 रुपये मिले या फिर आपको 1500 रुपये मिले पर डे में, ठीक है ना, या पर मिनट में या पर डे में जो भी है, तो उसमें जो है ये आपके वेज रेट है, मनी वेज, ठीक है। और रियल वेज क्या होते हैं, रियल वेज होते हैं कि इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट द वर्कर्स कैन बाय विद देयर मनी वेज, जैसे हमें को काम करने के बदले जो पैसा मिल रहा है उसके बदले हम क्या क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की परचेज कर सकते हैं, यानी कि परचेजिंग पावर ऑफ अ मनी वेज इज कॉल्ड द रियल वेज, ठीक है ना। रियल वेज वो होती है जो हमारे पास मनी आई है उससे हम क्या चीज़ें खरीदने की उसमें परचेजिंग पावर है, दैट इज मनी रियल वेज। अब आपका आता है क्लासिकल एएस कर्व और क्लासिकल एएस यानी कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व और एग्रीगेट डिमांड कर्व। ये जो क्लासिकल सप्लाई कर्व होता है ये होता है हॉरिजेंटल, ये वर्टिकल होता है, ठीक है ना, ये वर्टिकल होता है। तो इसमें जो है आपका एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन क्लासिकल फ्रेमवर्क में ये ओ वाई एक्सिस के पैरेलल होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ नॉर्मल फीचर ऑफ एनी फ्री इकोनॉमी, ये नॉर्मल फीचर है फुल एम्प्लॉयमेंट का। आउटपुट विल बी एट अ मैक्सिमम एंड द कांस्टेंट लेवल, आउटपुट जो है वो मैक्सिमम है, विल बी at its maximum and constant level in the economy. It show figure 1. In this figure price level is shown on the OY axis. प्राइस चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो आपकी सप्लाई जो है वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, देयर विल बी नो चेंज। एंड आपका एग्रीगेट डिमांड जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप होता है इस प्रकार से, जैसे जैसे आपका प्राइस इंक्रीज होता रहता है आपकी डिमांड जो है वो डिक्रीज होती रहती है, प्राइस डिक्रीज होती रहेगी, डिमांड आपकी इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। ये आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व है। तो अब इनका है कि इनका इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जहाँ आपका ये डिमांड कर्व है ये आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। एग्रीगेट सप्लाई जो है वो कांस्टेंट होती है, देयर विल बी नो चेंज, प्राइस इंक्रीज हो डिक्रीज हो इसमें कोई चेंज नहीं आता। लेकिन एग्रीगेट डिमांड जो है आपका उसमें चेंज आता है, प्राइसेस इंक्रीज होने से डिमांड जो है वो कम होती है, प्राइस डिक्रीज होने से डिमांड ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये दो जहाँ इंटरसेक्ट होते हैं वहाँ आपका फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है। क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब नेक्स्ट है आपका क्लासिकल सेविंग फंक्शन, ठीक है। तो सेविंग जो है इज़ अ फंक्शन ऑफ अ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। आप पैसा सेव करते हो, क्यों करते हो, अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ज़्यादा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है ज़्यादा सेविंग होएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है कम सेविंग होएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ है, सेविंग यहाँ है अगर कम है तो यहाँ सेविंग है, ठीक है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो सेविंग इज़ द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। इसमें ये डायग्राम के द्वारा भी इसको दिखाया गया है कि कम आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कम सेविंग करोगे, ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है ज़्यादा सेविंग करोगे, ठीक है। अब आपका इन्वेस्टमेंट आता है, इन्वेस्टमेंट में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होएगा आपकी इन्वेस्टमेंट कम होएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होएगा आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होएगी, ठीक है। और सेविंग और इक्वल किसकी होती है, जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट होते हैं वहाँ आपका मतलब एक इक्विलिब्रियम लेवल होता है, जैसे आपका ये दिखाया गया है, ये आपका सेविंग कर्व है, ये आपका इन्वेस्टमेंट कर्व है, दोनों क्यू पॉइंट पे मिलते हैं, तो ये आपका क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। आप इससे ज़्यादा भी सेविंग इनका यहाँ अगर करते हैं तो यहाँ सेविंग ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट कम है,
और यहाँ करते हैं तो यहाँ सेविंग कम है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, क्यू पॉइंट, जो ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ये इंटरसेक्ट होते हैं दोनों आपस में, तो वो आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है थ्रू सेविंग और इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, अब कम या ज़्यादा होने से आपकी इसमें सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है वो कम या ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अब आता है आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आउटपुट इन द केन्जियन फ्रेमवर्क। पहले हमने क्लासिकल करा, ठीक है, अब इसमें करेंगे हम केन्जियन में। तो एग्रीगेट और एग्रीगेट डिमांड अप्रोच क्या है इसमें? क्लासिकल जो है वो बिल्कुल अपोजिट है। केन्जियन जो है उनकी ओपिनियन है कि इक्वलिटी बिटवीन द एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड इज़ नॉट अ नॉर्मल फीचर, कि वो बोलते हैं, वो तो इक्वल मानते थे क्लासिकल फ्रेमवर्क में, है ना, लेकिन इसमें जो है केन्जियन जो बोलते हैं कि वो दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं, ये नॉर्मल फीचर नहीं है। केन्जियनिज्म इन द इक्विलिब्रियम बिटवीन द एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड नीड नॉट नेसेसरली एट अ पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, ये जरूरी नहीं है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ही वो इक्वल हो। उनके अनुसार जो है देयर कैन बी इक्वलिटी बिटवीन एएस एंड एडी ऑल्सो व्हेन रिसोर्सेज आर नॉट फुली एम्प्लॉयड, कि वो ये मानते हैं कि जब रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड नहीं होते हैं तब ये पॉसिबल है। ही काज दिस ए सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ये जहाँ पर इक्विलिब्रियम तब होता है एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम सिचुएशन व्हेन विच देयर इज इक्विलिब्रियम बट ऑल द रिसोर्सेज आर फुली नॉट एम्प्लॉयड, जब जो है रिसोर्सेज जो है वो पूरी तरह काम नहीं कर रहे होते हैं तब ये सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, ये आपका एएस फंक्शन इन द केन्जियन फ्रेमवर्क है। एएस विद द रेफरेंस टू द प्राइस लेवल, ठीक है, एंड एएस एग्रीगेट सप्लाई विद द रेफरेंस टू एम्प्लॉयमेंट। तो ये आपका कर्व दिखाया हुआ है इसमें, आपका एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन इन द केन्जियन फ्रेमवर्क, ये अपवर्ड स्लोप होगा। ठीक है, अगर एम्प्लॉयमेंट देखो, जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होएगी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होएगी। इनकम यहाँ है, एम्प्लॉयमेंट इतनी कम है, इनकम इंक्रीज होगी, आपकी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई है, कि दोनों चीज़ों के इनकम का आपका पॉजिटिव रिलेशन होता है एम्प्लॉयमेंट के साथ। जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ती है, इनकम डिक्रीज होती है, आपकी एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब आपका एग्रीगेट फंक्शन आता है केन्जियन फ्रेमवर्क में, तो इसमें जो है केन्जियन फ्रेमवर्क में एग्रीगेट डिमांड फंक्शन इज ड्राइव एज द समेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन एंड अ इन्वेस्टमेंट फंक्शन। ठीक है, ये दोनों पर डिपेंड करता है एग्रीगेट डिमांड, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के ऊपर, कि आपकी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या है, कैसी है। तो ये आपका ये आया, देखो ये आपका कंजम्पशन है और आपका ये जो केन्जियन है ना, ये कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, ये आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व है ये। ठीक है, अब यहाँ पर जो है डिटर्मिनेशन करना है ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का इक्विलिब्रियम कहाँ है। तो देखो ये आपका लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, ये एग्रीगेट सप्लाई है और ये एग्रीगेट डिमांड है। ये आपकी लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, इंक्रीज़ हो रहा है, एग्रीगेट सप्लाई जो है वो भी इंक्रीज़ हो रही है और एग्रीगेट डिमांड जी भी वो भी इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन ये पॉइंट जो ऐसा है जहाँ पर जो है आपके तीनों बराबर हैं, 40 40 40, ये आपका यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये इक्वल है, यानी कि तीनों चीज़ें। तो इसका जो है अब आपको डायग्राम बनाएं अगर, तो इस तरह से बनता है, जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड शोन है आपका वाई एक्सिस पे और आपका इनकम और एम्प्लॉयमेंट जो है ओ एक्स एक्सिस पे है। जहाँ पर आपका एग्रीगेट डिमांड है, ये आपका एग्रीगेट सप्लाई है, ये आपकी एग्रीगेट डिमांड है। जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट होते हैं वहाँ आपका ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ पर ये 40 40 40। ठीक है, यहाँ 40 है, यहाँ भी इनकम 40 है, वहाँ पर ये इंटरसेक्ट होते हैं जहाँ पर आपकी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो क्या होती है, इक्वल होती है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होती हैं, एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड, तो एग्रीगेट सप्लाई अगर ज़्यादा होएगी, एग्रीगेट डिमांड कम होएगी, तो फ़ायदा क्या है उसका, कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, हमारे पास सप्लाई कम है, तो हम सप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब वही इक्विलिब्रियम होता है जहाँ पर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट होते हैं। ठीक है, तो अब है आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो केन्जियन फ्रेमवर्क में इक्विलिब्रियम बिटवीन द इनकम एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो स्ट्रक व्हेन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर इक्वल, कि जब जो है सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है वो इक्वल होती हैं। ठीक है, ये आपका देखो टेबल दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका इनकम टेबल है, ये आपका कंजम्पशन है, ये आपकी सेविंग है, कंजम्पशन इनकम माइनस कंजम्पशन, यानी कि जो आपस में बचता है वो सेविंग करेंगे ना आप। ठीक है, और ये इन्वेस्टमेंट है, जो से मतलब आपकी
10 की इन्वेस्टमेंट करी हुई है इसमें, ठीक है। तो अब देखो आपका 0 - 10 - 10, 10 - 15 -5, 20 - 20 0, 30 - 25 5, 40 - 30 10, 50 - 35 15, 60 - 40 20, ठीक है। और आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या है, इक्वल है। आप 10 ही इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका इन्वेस्टमेंट कर्व जो है वो क्या आएगा, पैरेलल आएगा OX एक्सिस, ठीक है ना। और आपका ये सप्लाई कर्व है, और ये जहाँ पर इंटरसेक्ट होते हैं आपका सप्लाई और इन्वेस्टमेंट, वहाँ आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आता है, ठीक है। इसके ऊपर नीचे करने से आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट कम या ज़्यादा हो जाती है। अगर इसके नीचे करेंगे वहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगी, सेविंग कम होगी, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये भी आ सकता है कि व्हाट हैपन्स इफ़ सप्लाई इज़ ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। अब सप्लाई ज़्यादा होएगी, इन्वेस्टमेंट कम होएगी, तो कैसे कर सकते हैं हम, पॉसिबल नहीं है ना। हमारे पास तो सप्लाई है, इन्वेस्टमेंट कम है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो फिर क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, ठीक है। हम जो है सम गुड्स वुड रिमेन अनसोल्ड, कुछ चीज़ें जो है वो ऐसे रह जाती हैं। टू कॉप विद द सिचुएशन लेजर आउटपुट वुड बी प्लान फॉर द फॉलोइंग ईयर, इम्प्लाइंग लेजर इन्वेस्टमेंट, लेसर प्रोडक्शन, लेसर इनकम, लेसर सेविंग, ठीक है। ये सब कुछ हो जाता है। तो इसमें जो है आपकी ये दोनों जहाँ पर इक्वल होते हैं वहाँ पर आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आता है, ठीक है। बाकी ये है हमारा इक्विलिब्रियम इज़ पॉसिबल एट अ फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट। ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके चलो अभी कर लेते हैं, ये आपका चैप्टर क्लोज हो जाएगा इसमें। अब देखो इक्विलिब्रियम इज़ पॉसिबल, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कैसे होता है, इन सच अ सिचुएशन इक्वालिटी बिटवीन AS एंड AD, एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड कोइंसाइड्स विद द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी। जब जो है हमारे पास फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, वहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम होएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, जहाँ पर आपकी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है, आपको पहले भी बताया था, एग्रीगेट सप्लाई जो है यहाँ तक इंक्रीज हो रही है, इसके यहाँ तक जो है जो हमारे पास रिसोर्सेज है उनका फुलर यूटिलाइजेशन हो गया, उसके बाद हम सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, ये कांस्टेंट हो जाती है। समझ आ गया, क्योंकि फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी एट दिस पॉइंट ई ऐसा पॉइंट है जहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, आउटपुट इज इक्वल टू OL आउटपुट है, ठीक है। तो ये प्लांट आउटपुट है और प्लांट एक्सपेंडिचर है, और OL कॉरस्पॉन्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ अ फुल एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पर एग्रीगेट फंक्शंस टर्न टू बिकम अ वर्टिकल स्टेट। यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई जो है वो वर्टिकल आ जाती है। क्यों आती है, क्योंकि इसके बाद हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, यहाँ तक जो है हमारे रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज हो चुके हैं, ठीक है। तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। नेक्स्ट है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब ये अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जो होता है, जो इससे पहले हो गया अगर, ठीक है ना, अगर इससे पहले है आपका कोई भी पॉइंट, हम ये ले लेते हैं माना E, ठीक है। तो हमारे पास अभी रिसोर्सेज हैं, वी हैव रिसोर्सेज, ठीक है। और जो है बट सम रिसोर्सेज रिमेन अनएम्प्लॉयड, कुछ रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, अनएम्प्लॉयड है। हम उनको जो है एग्रीगेट सप्लाई और बढ़ाएंगे और हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल फिर यहीं आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। अब जो है ये हमारा ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट है, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है, और ये एग्रीगेट सप्लाई है, ठीक है। अब इसमें जो है इक्विलिब्रियम बिटवीन AS एंड AD कैन अकर इवन बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। तो ऑब्वियसली आउटपुट कैन नॉट एक्सीड OL, हम अपना जो है प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा सकते हैं, बिकॉज ये सिचुएशन ऐसी है फुल एम्प्लॉयमेंट की। देन व्हाट डज E1 सिग्निफाई व्हेन E इंडिकेट्स द पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। ये फुल एम्प्लॉयमेंट है तो E1 क्या है, E1 जो है वो ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। इसमें OP से OP1 हम जो है हायर प्राइस लेवल जो है OP से OP1 कर देते हैं। एग्रीगेट डिमांड जो है वो लेस देन है आपके एग्रीगेट सप्लाई के। तो एग्रीगेट सप्लाई हैज़ ऑलरेडी रीच्ड इट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट इंक्रीज बट प्राइस लेवल इज़ बियॉन्ड टू राइज। हम जो है एम्प्लॉयमेंट जो इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। तो हमें जो है प्राइजेज इंक्रीज़ करने पड़ते हैं और ये सिचुएशन आती है जिसे हम इन्फ्लेशन भी बोल सकते हैं,
ठीक है, तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर जो है वो क्लोज होता है। ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, इसके डिफरेंसेस आप देख लेना। बाकी कोई डाउट होगा तो आप इसको पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।